ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें कांटेक्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया की इन्फॉर्मेशंस लेने के लिए। तो हमें भी ये भी पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के पास नहीं है, और हालांकि देखा जाए तो कंसल्टेंट को ऑस्ट्रेलिया की नॉलेज नहीं होती। तो आज मैंने ये डिसाइड किया है कि आज आपको ऑस्ट्रेलिया की A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेके कोई भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं रहेगा। ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम क्या है, वहाँ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कितना मिलता है, कौन कौन सी जगह में कितना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, उसके बाद किस किस सेक्टर में कितनी वीज़ा सक्सेस है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, GT क्राइटेरिया को कितना टाइम लगता है, ऑफर को कितना टाइम लगता है, और ऑस्ट्रेलिया में फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, GT के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और भी बाकी की भी डिटेल जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा। तो इस वीडियोस को आप डेफिनेटली शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसमें कोई भी प्रमोशनल कंटेंट नहीं है। तो ये मेरे सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट रहेगी। मैं नॉर्मली रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन इस वीडियो के लिए स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है। आप एक स्टूडेंट्स को एम्पावर कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट अगर एम्पावर होगा तो वो किसी न किसी आने वाली प्रॉब्लम से बच सकता है, उसको खुद को ही इतनी नॉलेज हो जाएगी। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के कंप्लीट वीज़ा प्रोसेस को लेके। कंप्लीट जानकारी आपको आज दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन से प्रोफाइल एक्सेप्ट होते हैं। अगर हम बात करें प्रोफाइल एक्सेप्टेंस की, जो स्टूडेंट्स +2 रिसेंटली पास आउट है, मान लीजिए +2 अगर आपने 2021 और 2022 में की है तो ही आप एक्सेप्टेबल हैं, और उसमें भी अगर आपने CBSE से करी तो आपके 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए। आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं उनमें भी मार्क्स 60% से अबव रहेंगे, तो ही आपको एडमिशन मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में जो लेवल 1 इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें। और अगर आपका IELTS का स्कोर 6 ईच है तो भी आप एक्सेप्टेबल है, या एक मॉड्यूल में 5.5 एक्सेप्टेबल होते हैं यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में। अब अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो भी आपके 60% एक्सेप्टेबल है। 55 में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको एक्सेप्ट करती हैं। गैप 3 to 4 ईयर्स का भी एक्सेप्टेबल होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, बट उसकी जस्टिफिकेशन चाहिए। अगर आपने रेलेवेंट जॉब की है तो आपको जो सैलरी है अकाउंट में, उसकी अकाउंट स्टेटमेंट भी आपको साथ में देनी पड़ेगी। तो वहाँ पर आपकी जो IELTS की रिक्वायरमेंट है 6.5 नॉट लेस देन 6। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया में चाहे आपने IELTS की है या PTE की है तो आपको इक्वली एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि जो पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश कंपनी है वो ऑस्ट्रेलिया की ही है। तो यहाँ अब दोनों को इक्वली एक्सेप्ट किया जाता है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन सिस्टम क्या है। तो वहाँ का सिस्टम 2 टाइप्स में है। एक है वेट सेक्शन, जिसको हम वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं। एक है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या आता है, आपका बैचलर, आपकी मास्टर्स या PhD, तो ये हायर एजुकेशन में आ जाता है। अब अगर हम बात करें वीज़ा सक्सेस की, तो जो वीज़ा सक्सेस है, अगर हम वेट सेक्शन की बात करें तो जो उसकी वीज़ा सक्सेस है वो 39% है। ये मेरी फिगर नहीं है, एक ऑफिशियल फिगर है, तो आप जाके देख भी सकते हैं। उसमें data.gov.au, उसमें आपको प्रोफेशनल फिगर मिल जाएंगी कि कितनी वीज़ा सक्सेस किस किस कैटेगरी की है। अगर हम बात करें जो हायर एजुकेशन है उसकी जो वीज़ा सक्सेस है 90% से अबव रहती है। और अगर आपने ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है तो आपकी जो वीज़ा सक्सेस है वो 99% रहती है, क्योंकि अगर आपको कोई भी G8 यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं तो आपको डेफिनेटली जो वीज़ा सक्सेस है वो 99% है, क्योंकि हम मान के चलते कि उसको स्टूडेंट को वीज़ा मिल ही जाता है। अब आता है कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन है। मान लीजिए आपकी परसेंटेज नहीं है, या आपकी अगर IELTS में या PT में स्कोर कम है, तो आपके पास क्या ऑप्शन रह जाती है। तो आपके पास ऑप्शन है डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, D2D, यानी कि आप सपोज एक लैपटॉप यूनिवर्सिटी है, उसी का लैपटॉप कॉलेज है, आप उस कॉलेज में ले सकते हैं एडमिशन। फर्स्ट ईयर आप कॉलेज से कीजिएगा, उसके बाद आपकी 2 इयर्स की जो बैचलर है वो आपकी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वो यूनिवर्सिटी में होगा। उसका ये बेनिफिट ये रहता है कि जो आप फर्स्ट ईयर करेंगे, फर्स्ट ईयर जो कॉलेज में करिकुलम है, करिकुलम वही यूनिवर्सिटी वाला ही होगा, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ कम होती है। तो 20 स्टूडेंट्स के करीब स्ट्रेंथ रहती है, तो आपकी जो प्रोफेसर से जो 1-to-1 इंटरेक्शन ज़्यादा हो पाती है। जबकि अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें जो स्ट्रेंथ है 50 के करीब रहती है, तो स्टूडेंट्स पे पर्सनलाइज अगर अटेंशन नहीं दी जा सकती, तो इसीलिए उन्होंने अपने कॉलेज सिस्टम बनाया है कि आप अगर थोड़ा सा आपका प्रोफाइल वीक है तो आपको एक लेवल पे लेके उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किया जाता है, ताकि वहाँ जाके आपको
आपके एजुकेशन जो उनका जो लेवल है उसमें प्रॉब्लम ना आए, आप उस लेवल को मैच कर पाएँ। अब हम बात करते हैं लेवल सिस्टम की, क्योंकि लेवल सिस्टम ऐसे कि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को लेवल में डाला हुआ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। हर साल मार्च और सितंबर में 2 बार लेवल असेसमेंट होती है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी सपोज वो लेवल 1 में है, अगर उसका जो वीज़ा सक्सेस है वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज से डाउन आ जाता है तो उसको लेवल 2 में डाल दिया जाता है, और लेवल 2 को भी अगर उसका प्रोसेस परसेंटेज बेटर होती है तो उसको अपग्रेड करके लेवल 1 में भी डाला जाता है, और ये हर साल 2 बार होता ही है। तो मोस्टली जो वीज़ा सक्सेस रहती है लेवल 1 ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की रहती है। तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप लेवल 1 या लेवल 2 में जाइए, और अपनी वीज़ा सक्सेस लेने के लिए हमेशा हायर एजुकेशन में अप्लाई कीजिए, उसमें आपकी वीज़ा सक्सेस बेटर रहती है। ऑस्ट्रेलिया में जैसा कि स्टूडेंट्स को पता है कि हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, उसके बाद चीज़ें कंपैरेटिवली काफ़ी इजी हुई हैं। तो आने वाले टाइम में और भी बेटर रिलेशन होंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा वीज़ा सक्सेस स्टूडेंट्स को मिलेगी, और हमारी जो कंट्री की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी डे बाय डे बेटर होती रहेगी। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी दिसंबर में अपने बॉर्डर ओपन किए थे, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी है। राइट नाउ भी स्टूडेंट्स को फुल टाइम वर्क राइट है। उन्होंने मास्टर्स के लिए भी जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो 3 ईयर्स का कर दिया था। उसके बाद उन्होंने जो डिप्लोमा में है उनको वेट सेक्शन में पहले उनको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलता था, बट अब कुछ कैटेगरी में उन्होंने उनको भी जो वर्क परमिट है वो दे दिया होगा। 1.5 से 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट उनको भी मिलेगा। अगर हम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की ही बात करते हैं तो आपको बताता हूँ कि वो सिटीज़ वाइज उन्होंने बांटा हुआ है उसको। अगर आप मेलबर्न, सिडनी या ब्रिस्बेन में जाते हैं, इनको वो मेट्रो सिटीज़ गिनते हैं तीनों को, मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन। तो ये तीनों मेट्रो सिटीज़ में यहाँ पर अगर आप जाते हैं बैचलर्स के लिए 2 इयर्स का, और अगर मास्टर्स के लिए जाते हैं तो 3 इयर्स का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। उसके बाद बात करते हैं, दूसरा आता है रीजनल सेंटर्स। रीजनल सेंटर्स में कौन से आते हैं, जैसे एडिलेड है, पर्थ है, कैनबरा है। कैनबरा हालांकि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है लेकिन उसको भी वो रीजनल सेंटर में मानते हैं। उसके बाद गोल्ड कोस्ट, शाइन कोस्ट, तस्मानिया, ये एरियाज़ हैं जो रीजनल सेंटर्स में आते हैं। तो यहाँ पर आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 3 इयर्स का ही मिलेगा, चाहे आप बैचलर जाएँ या मास्टर्स जाएँ। उसके बाद अगर आप रीजनल एरिया में जाते हैं, जो भी इन एरिया के अलावा बाकी सारा रीजनल एरिया में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पर आपको जो पोस्ट स्टडी परमिट है वो 4 to 5 इयर्स का है। कई जगह 4 इयर्स का, और कुछ केसेस में आपको 5 इयर्स तक भी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। तो जो लॉन्ग स्टे होता है उसमें आपकी उतनी ही पीआर की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। प्लस जो रीजनल एरिया में अगर आप जा रहे हैं तो आपको 5 पॉइंट्स आपकी पीआर में भी एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो कि आपको पीआर लेने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में खर्चा कितना आता है आपका। तो वहाँ पर मोस्टली आपको जो फीस है 6 मंथ की दे के जाना पड़ता है। उसके अलावा ओवरसीज़ हेल्थ कवर होता है, वो एवरी ईयर 700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के करीब होता है। तो मान लीजिए अगर आप मास्टर में जा रहे हैं तो 1400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के करीब होगा। तो 1400, तो अगर हम बात करें तो उसकी जो अप्रॉक्स इंडियन रुपीज़ में लगाएं तो 70,000 के करीब वो रहती है फ़ीस। उसके अलावा आपके $650 एम्बेसी फ़ीस रहती है, जो कि अप्रॉक्स लगा लीजिए तो 40,000 के करीब बनती है। तो 1,10,000 ये हो गया। और अगर बैचलर वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनकी 35,000 और ऐड कर लीजिए, तो उनकी अगर 3 इयर्स की बैचलर की हम ओवरसीज़ हेल्थ कवर है तो वो 1 लाख के करीब हो जाती है। 1 लाख प्लस आप 40,000, 140 के करीब उनका हो जाएगा। उसके अलावा फ़ीस आ जाती है। फ़ीस जो होती है वो अप्रॉक्स 7 लाख के करीब होती है 6 मंथ की एवरेज, अगर हम लगाते हैं किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की। हालांकि कॉलेजेस की कम होती है, और अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ की इससे काफ़ी हायर भी होती है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में चूज़ करना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी की कितनी फ़ीस है। तो अप्रॉक्स अगर खर्चा लगाएं तो इंडिया से 10 लाख के करीब अंडर ही रहता है। 10 लाख रुपए सिर्फ खर्चा होता है, जो आप 10 लाख खर्च के ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। बाकी 6 मंथ की फ़ीस आपको रेस्ट वहाँ जाके देनी पड़ती है। तो वहाँ पर लिविंग एक्सपेंस कंपैरेटिवली हाई रहते हैं, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि जो वीकली रेंट वहाँ पे करना पड़ता है, तो लिविंग एक्सपेंस थोड़े से एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ के हायर रहते हैं। अगर हम बात करें फ़ंड्स की, तो फ़ंड्स का ऑस्ट्रेलिया में कैलकुलेशन होता है, 4 पैरामीटर्स रहते हैं उसके। पहला है लिविंग एक्सपेंस। लिविंग एक्सपेंस फिक्स हैं 21041, $21,041। तो उसके बाद अगर हम ट्रैवल एक्सपेंस की बात करें वो भी 2000 फिक्स है। उसके बाद अगर बात करें ट्यूशन फ़ीस की, तो वो 1 ईयर की
अप्रोक्स 24,000 रहती है। यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी इसी से स्टार्ट होती है, उसके बाद जितनी मर्जी हायर जाते जाएँ आप। और उसके बाद आता है ओवरसीज़ हेल्थ कवर, वो 700 अप्रॉक्स पर ईयर के हिसाब से रहता है। तो यही 4 पैरामीटर्स रहते हैं। अगर हम टोटल बात करें तो मान लीजिए 21,000 लिविंग एक्सपेंस, 2,000 ऐड कर दे ट्रांसपोर्ट का 23,000, और फीस भी 24,000 ऐड कर दे 47,000, और अगर हम मास्टर्स करने जा रहे हैं सपोज तो 2 ईयर का 1,400 वो भी ऐड कर ले तो 48,400 बनता है। तो जो कि अगर हम उसकी इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेशन करें तो अप्रॉक्स 25 लाख के करीब बनता है। हालांकि इसमें से आपको 6 मंथ की फ़ीस दे के जाना होता है, तो 6 मंथ आप उसके अकॉर्डिंगली 20 लाख के करीब भी कई जगह फंड्स एक्सेप्टेबल होते हैं। बाकी 6 मंथ की फ़ीस है वो आप किसी और अकाउंट से भी दिखा सकते हैं। तो जो नेट रिक्वायरमेंट रहती है फ़ंड्स की वो 20 से 25 लाख के बीच में रहती है। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जितनी ज़्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंगली ही आपकी वो फंड्स की रिक्वायरमेंट आएगी। और अब आपको बताता हूँ कि फंड्स कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है आपको और किस किस के अकाउंट में चाहिए। जो फंड्स हैं वो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में होने चाहिए। जो फंड्स हैं वो दादा दादी या नाना नानी भी कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स। और उसके अलावा आपके जो मामा है, चाचा, ताया, बुआ, मौसी, कोई भी वो भी दिखा सकते हैं। लेकिन उसकी जो कैब है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो बाकी आपके पेरेंट्स के जो फर्स्ट कज़न्स हैं तो वो 50% से ज़्यादा फंड्स नहीं दिखा सकते। और सेकेंडली जो भी फंड्स आपको दिखा रहे हैं, जिनके भी आप फंड्स दिखाएंगे, उनका इनकम प्रूफ यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न्स भी आपको साथ में लगानी पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं फंड्स कौन कौन सी फॉर्म में दिखाए जा सकते हैं। इसमें अगर आपके मान लीजिए फंड्स सेविंग में है वो भी है एक्सेप्टेबल है, या एफडीआर के रूप में हो, या अगर आपके फंड्स जीपीएफ या पीपीएफ में पड़े हैं तो वो भी आप वहाँ से विड्रॉ करके अपने अकाउंट में डलवा के दिखा सकते हैं। उसके अलावा आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी लेके वो भी फंड्स दिखा सकते हैं, या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट की है वो भी दिखा सकते हैं। और गोल्ड लोन सिर्फ एक्सेप्टेबल नहीं है, हाँ आप फ्रेश फंड्स भी दिखा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता ही नहीं होती कि अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो वो भी आप, अगर आपका फ्रेश भी लिया है एजुकेशन लोन, तो आप फ्रेश फंड्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज़ है 3 मंथ्स ओल्ड फंड मांगती है, लेकिन यहाँ पर आप अपने फ्रेश फंड्स दिखा सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की तो भी फ्रेश फंड्स दिखा सकते हैं, या जीपीएफ या पीपीएफ से भी विड्रॉ किए हैं तो भी आप विड्रॉ करके फ्रेश फंड्स भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इनके पास आपके पास सोर्स ऑफ फंड्स साथ में है। तो आप सोर्स ऑफ फंड्स के साथ ये सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। अब अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी की, तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। वहाँ पर अगर कनाडा की तरह नहीं है कि अगर मान लो आपको रिफ्यूज़ किया तो सिर्फ एक ही रीज़न देके वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि आप यू विल नॉट कम बैक टू योर होम कंट्री या यू विल नॉट लीव कनाडा आफ्टर योर स्टडीज़। तो वो आपका ऐसा रीज़न नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जो एम्बेसी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे से आपको पूरी डिटेल बताती है कि किन किन कारणों से उनको ये लग रहा है कि आपका वीज़ा ये रिफ्यूज़ किया जा रहा है, आप एक बोनाफाइड स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो वो आपको पूरी क्लियरली पिक्चर बताते हैं। उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा प्रोसेस की, तो प्रोसेस बहुत क्लियर है। आपको सबसे पहले अपने एकेडमिक्स, जो ऑफ़र लेटर अप्लाई करनी है उसके लिए एकेडमिक्स, उसके बाद आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आईएलटीएस या पीटी आपने जो भी करा है वो एक्सेप्टेबल होता है। और उसके बाद आपको अपने पासपोर्ट की, जो फुल पासपोर्ट की ही स्कैन कॉपी भेजनी पड़ती है। तो उसके बाद आपको कंडीशनल ऑफ़र लेटर मिलती है। उसमें कंडीशनल ऑफ़र लेटर में ये लिखा होता है कि आपको जो जीटी क्राइटेरिया वो क्लियर करना पड़ता है। तो जीटी क्राइटेरिया कैसे क्लियर किया जाता है, उसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं वो आप फिलअप करते हैं। अगेन आप अपने एकेडमिक्स यूनिवर्सिटीज़ को भेजते हैं, अपने फाइनेंशियल्स भेजते हैं, अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भेजते हैं। एक एसओपी, स्ट्रॉन्ग एसओपी लगती है। जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो तो आप आईएलटीएस या पीटी कोई भी कर लीजिए, तो मैंने बताया था कि इक्वली एक्सेप्टेबल है। एसओपी एक स्ट्रॉन्ग लगेगी, एकेडमिक्स आपके वही जाने 10th ऑनवर्ड्स। लेकिन जो फाइनेंशियल्स का पार्ट आ जाता है, फाइनेंशियल्स में आपको अपनी जो फंड्स है वो दिखाने पड़ते हैं। नॉर्मली यूनिवर्सिटी 3 मंथ ओल्ड फंड मांगती है, तो वो फंड्स और साथ में उनका इनकम टैक्स रिटर्न, फंड्स लगा रहे हैं उनका साथ में इनकम टैक्स की प्रूफ चाहिए कि उनकी ये फंड्स की उनकी इनकम क्या है, तो वो भी साथ में जाता है। उसके बाद आप जीटी क्राइटेरिया में समटाइम्स यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू भी कंडक्ट करती हैं। तो जीटी क्राइटेरिया क्लियर होने के बाद फिर आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलती है। फिर आप अपनी फ़ी डिपॉजिट करवाते हैं। फ़ी डिपॉजिट के बाद आपको सीओई मिलती है, कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। आफ्टर दैट मेडिकल, और उसके बाद आपका जो
फाइल लॉजमेंट होती है। पहले कोविड के टाइम पे तो फाइल लॉजमेंट होने के बाद मेडिकल होता था, जब आपकी हैप आईडी जनरेट हो जाती है। तो कोविड से पहले जो कोविड के टाइम पे ये प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हुआ था कि अब आपको जो मेडिकल है हैप आईडी के बाद होता था, मेडिकल अपडेट होने के बाद आपका रिजल्ट आ जाता था। जो करंटली है वो जो वीज़ा प्रोसेस है 1 से 2 महीने में कंप्लीट हो रहा है, जो एम्बेसी आपको 1 to 2 मंथ में ही रिजल्ट्स दे रही है। हालांकि मैंने हमेशा बताता हूँ कि हायर एजुकेशन में जो रिजल्ट्स है वो हमेशा 90% से अबव रहता है। अब मैं बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे से क्वेश्चन करते हैं कि लेवल 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है या लेवल 2 कौन सी है। तो आज मैं आपको स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए बता देता हूँ कि ये है लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ और ये है लेवल 2 यूनिवर्सिटीज़, ताकि आप खुद ही चूज़ कर सकें कि इसमें कौन सी लेवल 1 है लेवल 2 यूनिवर्सिटीज़ है। इसके अलावा फिर भी ऑस्ट्रेलिया को रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट कीजिए, हम हर कमेंट का आपको जवाब देंगे। या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं, या हमारे बेल्स ओवरसीज़ के ब्रांचेस जलंधर, लुधियाना या बठिंडा में विजिट कर सकते हैं। या अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन हमारे से प्रोसेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.